देखिए, पहले हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए, उन्होंने आवर्त सारणी बनाने में क्या क्या मदद करी, कौन कौन से नियम दिए, हमने सब देख लिया। यहाँ पे हमें क्या देखना है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होता है और उसमें तत्व कहाँ पे, आवर्त सारणी में तत्व स्थित कहाँ पर होता है। देखो, मुख्य क्वांटम संख्या n, ये हमने सेकेंड यूनिट में देखा था। मुख्य क्वांटम संख्या n यह परमाणु की ऊर्जा बताती है, ये भी सेकेंड यूनिट में देखा था, जिसे कोश कहा जाता है। जो n बताती है उसे हम क्या बोलते हैं, शेल, या तो कोश कहा जाता है या तो कक्षा कही जाती है। तो n क्या हमारी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अच्छा देखो नेक्स्ट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपकोशों में भरे जाते हैं। उपकोश कौन कौन से हमारे, s p d f, ये हमारे मुख्य 4 उपकोश हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हमें यही कक्षकों में, उपकोशों में भरना होता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमें इलेक्ट्रॉन किन उपकोशों में भरना होता है, s p d f, ये सारे के सारे इन्हें हम ब्लॉक कहते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उपकोशों में भरा जाता है, जिन्हें हम क्रमशः s p d f ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। हीलियम, हाइड्रोजन थोड़े अपवाद स्वरूप में, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई भी एक गुणधर्म निश्चित नहीं है, कभी वो धातु कभी अधातु के रूप में व्यवहार करता है। और हीलियम क्या है, ये 2s पे हमारा ये 1s2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निष्क्रिय गैसों की तरह व्यवहार करता है, इसलिए ये दोनों अपवाद हैं। हीलियम 1s2 के अनुसार आधार पर प्रथम वर्ग में रखना चाहिए, परंतु इनके गुणधर्म निष्क्रिय गैसों से मिलते हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैसों के समूह में रखा गया है। पता चल गया हीलियम में अपवाद क्यों है। चलो देखते हैं हम s p d f। तो फर्स्ट ब्लॉक है हमारा s p d f। हमारी आवर्त सारणी देखी होगी, इधर के जो 2 ब्लॉक हैं वो हमारे s ब्लॉक हैं, बीच के जो ब्लॉक्स आते हैं वो d ब्लॉक होते हैं, और जो इधर के 6 ग्रुप आते हैं ये जो इधर के 6 ग्रुप आते हैं वो हमारे p ब्लॉक होते हैं, और नीचे की हमारी आंतर संक्रांति जो तत्व होते हैं वो f ब्लॉक में आते हैं। तो पहले हमें s ब्लॉक के तत्व देखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे s ब्लॉक के तत्व में टोटल 12 तत्व होते हैं। s ब्लॉक में वे तत्व जिनमें आने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोश में रखे जाते हैं या प्रवेश करते हैं उसे s ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जिनकी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम s ब्लॉक में रखते हैं, मतलब कि s उपकोश में भरा जाता है। तो ऐसे जो भी तत्व पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कि ये s ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है। सेकंड में क्या है, आवर्त सारणी के प्रथम 2 समूह हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं, अंतिम कक्षा में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम जो उपकोश होता है s होता है, और जो उस पर इलेक्ट्रॉन 1 या 2, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते। तुम्हें पता ही है कि हमें s ब्लॉक में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो उसके आधार पर ns12 होता है। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है, पहला समूह कौन सा है, पहले समूह को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु का समूह। इसकी बाह्यतम कक्षा में 1s1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1 नहीं ns1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखो सोडियम का देखना है, सोडियम देखो हमारा Na क्या होता है, 11 होता है, तो इसका 1s2 2s2 2p6, फिर क्या हो जाता है 3s, 6 7 8 9 10 और 11। तो ये हमारा कौन सा तत्व हो गया, पहले समूह का तत्व हो गया। ठीक है, सोडियम। तो यहाँ पे क्या आ रहा था 3s1, तो ये हमारा s ब्लॉक का तत्व हो गया, क्षारीय धातु। दूसरा जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। उनकी बाह्यतम कक्षा में कितने, ns2, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे तुम सोडियम के बाद कौन सा आता है, 12वां मैग्नीशियम, तो 1s2 2s2 2p6 एंड जो है हमारा 3s2, तो बाह्यतम कक्षा में कितना ns2, मतलब कि
इतने इलेक्ट्रॉन हम पायतम कक्षा में भर सकते हैं। देखो यहाँ पे यह सरलतापूर्वक इलेक्ट्रॉन का दान कर धन आयन बनाते हैं। ये तो तुम्हें पता ही है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, जो प्रथम और द्वितीय समूह के जो तत्व हैं वो सबसे इजीली और कम ऊर्जा खर्च करके आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं, और ये क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। जैसे हमारे हो गए Na+, Ca+2, फिर हमारा हो गया Mg+2, लिथियम+2, ये सारे के सारे कौन से होंगे, धन आयन हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक होते हैं। ये तो पता ही है कि उस पर प्लस चार्ज आ रहा है तो ये आयन ही होगा। यह अधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। कोई भी इन्हें अधातु मिल जाता है तो इनके साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। तुम्हें पता है कि धातु और अधातु के बीच में रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, तो ये क्या करते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। एस ब्लॉक में सभी धातुएं होती हैं। एस ब्लॉक जो आ गया हमारा, उसमें सारी के सारी जो तत्व रहेंगे वो हमारे धातु होते हैं। ठीक है, ये पता चल गया होगा। तो मैं एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 12 तत्व। चलो नेक्स्ट देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक हमारा, एस ब्लॉक हमारा इधर आता है और पी ब्लॉक हमारा इधर आता है, और बीच में हमारा डी ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक के कितने हो गए, टोटल 30 तत्व हो गए। वे तत्व जिनमें आने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन एनपी उपकोष में भरे जाते हैं या तो एनपी उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये आवर्त सारणी में अंतिम के 6 वर्गों में उपस्थित होते हैं। अंतिम जो 6 वर्ग होते हैं वो पी ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं। ये देख लिया अंतिम कौन से तत्व हैं, 13 से जो 18 वर्ग आएगा वो हमारे पी ब्लॉक के तत्व होंगे, और वे अधातु तत्व होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में अधातुएं, उपधातुएं और अधातुएं तथा उत्कृष्ट गैस सभी चीज़ों का सम्मिलन होता है। गैसेस होती हैं वो अधातुएं होती हैं, और उसमें सिलिकॉन करके, जर्मेनियम करके ये जो हैं उपधातुएं हैं, और अधातुएं भी इनमें होती हैं। और ये उत्कृष्ट गैस है, मतलब कि जो निष्क्रिय गैसें होती हैं वो, जैसे नियॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, ये सारे। देखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देती हूँ। NH2 से लेकर के हम कितना भरते हैं, NP126। देखो यहाँ पे NP126 क्यों, क्योंकि P जो हमारी उपकोष होती है उसमें मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हम पी ब्लॉक में कितने, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन टोटल भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से लेकर के NP16 तक का होता है। निष्क्रिय गैसें अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, ये तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि इनकी कक्षकें पूर्णतः भरी होती हैं। एस तथा पी ब्लॉक तत्वों को सम्मिलित रूप से निरूपक तत्व या तो मुख्य वर्ग के तत्व कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं ना सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ले लो, ये तुमने नॉर्मली सुना ही होगा, और इधर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, तो ये सारे के सारे जो आ जाते हैं ये भी उपयोगी हो जाते हैं। तो एस और पी ब्लॉक तत्वों को सम्मिलित रूप से निरूपित करते हैं। ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या तो मुख्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। देखो यहाँ पे, देखो जो 16वां वर्ग है उसको हम चालकोजन कहते हैं। ठीक है, 16वां वर्ग कौन सा हो सकता है हमारा, कार्बन का। ठीक है, देखो जो 16वां ग्रुप होता है चालकोजन, उसे हम ऑक्सीजन का ग्रुप कहते हैं। तो ऑक्सीजन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, चालकोजन का ग्रुप बोलते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं, और उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन का नॉर्मली तुमने देखा है -2 चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि 1s ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, 1s2, 2s2, 2p4 हो गए 4। अब इसे अपने पी में कितने हम भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कहीं से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें माइनस चार्ज आता है।
तो -2 बना के क्या करता है, स्थायी संरचना बना लेता है। वर्ग 17 है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैलोजन का ग्रुप बोलते हैं। उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सेम उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेता है, मतलब कि स्थायी हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों वर्गों की उच्च ऋणात्मकता लब्धि एंथैल्पी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो गैन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेना, तो इन लोग की उच्च मानी जाती है, क्योंकि जल्दी से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिले उसकी बस फिराक में रहते हैं कि हमें बस इलेक्ट्रॉन मिल जाना चाहिए। तो ये क्या कहा गया है यहाँ पे, इन दोनों वर्गों की उच्च ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। स्टार्टिंग के एस ब्लॉक जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, धातु होते हैं, और बाद में हम जैसे जैसे जाते हैं धात्विक गुणधर्म घटता जाता है और अधात्विक गुणधर्म बढ़ता जाता है। लेकिन ये क्या हो गया, दाएं से बाएं जाने पर, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। ठीक है, बाएं से दाएं से बाएं, इधर से इधर जाओगे तो तुम्हारा अधात्विक गुणधर्म बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो तुम्हारा क्या होगा, अधात्विक गुणधर्म घटेगा और धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। इतना पता चल गया होगा। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के टोटल कितने तत्व होते हैं, 40। इन्हें हम संक्रमण तत्व, संक्रांति तत्व भी बोलते हैं। वे तत्व जिनमें आने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्षक में भरे जाते हैं, ऐसे ब्लॉक को क्या बोलते हैं, हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक में 4 पूर्ण श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। ये सारी की सारी जो श्रेणियां हैं ये पूर्णतः मतलब कि पूरी लाइन में ऐसे भरी हुई है, और जो बाद की 1-2 लाइन्स हैं उसमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखते हैं वहाँ पर। 3D में देखो स्ट्रॉन्शियम से जिंक तक, 4D में कैडमियम तक, फिर लुटेनियम से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ पे ये हमारी लैंथेनाइड और एक्टेनाइड की श्रेणी यहाँ पे आके बीच में से कट होके वो F ब्लॉक में चली जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे 6D तक देख लिया हमने। देखो यहाँ पे वर्ग 3 से वर्ग 12 बराबर कितने होते हैं हमारे डी ब्लॉक। पहले 1 और 2 जो वर्ग थे हमारे कौन से थे, एस थे। फिर बाहर के इधर 6 जो समूह थे हमारे कौन से थे, पी ब्लॉक के थे। और यहाँ पे टोटल 3 से जो बचे 12, तो वो हमारे कौन से हो गए, तो बाकी जो बचे हमारे 3 से 12 वो हमारे कौन से डी ब्लॉक के तत्व हो गए। सभी तत्व धातु हैं, इनमें जो सारे जितने भी तत्व हैं सारे धातु तत्व हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा धातुएं हैं, सबसे कम उपधातुएं तो है ही कम, थोड़ी सी हैं। और अर्धधातुओं का भी जो प्रमाण है, अधातुओं का प्रमाण वो भी कम है। सबसे ज़्यादा प्रमाण में धातुएं पाई जाती है। इन तत्वों के आयन रंगीन होते हैं, या आयनिक जो होते हैं इनके रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1sd 1 to 10 तक और ns 0 to, क्योंकि तुम्हें पता है ये डी में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एस तो हमारा ये आगे के हम जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाएंगे ना तो उसमें अच्छे से पता चल जाएगा। तो पहले इतना तुम जान लो कि डी में जो अंतिम आने वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो डी में भरे जाएंगे। और कुछ कुछ अपवाद है यहाँ पे, क्रोमियम जैसे है, कॉपर है, ये कुछ अपवाद है। तो यहाँ पे हम अभी तो यहाँ नहीं देखेंगे, हमें खाली बस तत्व देखने हैं। तो पहले हम तत्व देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यह तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अयुग्मित स्वरूप में हो रहते हैं। अयुग्मित मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये युग्मित कहे जाएंगे, और इस तरीके से सिंगल रहेगा तो ये अयुग्मित कहे जाते हैं। तो यह तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। वर्ग 12 के तत्व जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
NH1D10 और NH2 जैसे होते हैं, होते हुए भी धातुएं संक्रमण तत्वों के बहुत से गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। डी ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा अपवाद हैं, तो थोड़ा यहाँ पे हमें थोड़े अपवाद भी देखने पड़ेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन इनमें रिक्त डी अथवा अपूर्ण डी कक्षकों की अनुपस्थिति अधिक होती है। या तो डी कैसा होगा, अरिक्त होगा, मतलब कि पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा होगा, हम उस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इनमें क्या होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल अधिक होती है या तो अपूर्ण डी कक्षकें अधिक होती है। ये तत्व एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य एक सेतु का कार्य करती हैं। देखो एस इधर है, पी इधर है, बीच में क्या है, डी है। तो ये क्या करती है, एक तरीके का सेतु का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। इसलिए डी ब्लॉक वाले तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों संक्रमण, क्योंकि जो हमारा SPDF जो हम बोलते हैं, तो एस से पी की और किस तरीके से जाते हैं, डी को हम पार करके जाते हैं, तो ये एक तरीके से यहाँ पे संक्रमण का कार्य करता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, ये देखो एफ ब्लॉक के तत्व हम यहाँ पे देखते हैं। एफ ब्लॉक तत्व को हम क्या कहते हैं, आंतर संक्रांति तत्व कहते हैं या तो आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इनमें टोटल 28 तत्व होते हैं। वे तत्व जिनमें आने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरे जाते हैं, ऐसे जो ब्लॉक होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। यह आवर्त सारणी में 6वें एवं 7वें आवर्त में स्थित होते हैं। नीचे की ओर 6ठा और जो 7वां आवर्त होता है उसमें स्थित होते हैं। यह दुर्लभ धातुएं होती हैं। देखो यहाँ पे जो श्रेणियाँ आती हैं, लैंथेनाइड और जो एक्टिनाइड है, ये हमारे एफ ब्लॉक में चली जाती हैं। सीजियम से लेकर लुटेनियम तक, थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक, ये हमारी लैंथेनाइड से श्रेणी हो गई। लैंथेनाइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक होती है, सीजियम से लेकर के लुटेनियम तक। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, एफ में तुम्हें पता ही मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो n-2 F1 से 14 तक, n-1 D 1 to 10 तक और NH2। इस श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। लैंथेनाइड श्रेणी बोलते ज़रूर हैं, लेकिन इसमें लैंथेनाइड कहीं नहीं आता। ठीक है, लैंथेनाइड से स्टार्ट होता है, सीजियम से मतलब कि स्टार्ट होता है, बट ये लैंथेनाइड श्रेणी कही जाती है यहाँ पे। सेम एक्टिनाइड श्रेणी, थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 1 से 14 तक एफ ब्लॉक में, डी में 1 से 10 तक और एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व की तरह काम करते हैं। यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को थायोयूरेनियम तत्व कहा जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है कि यूरेनियम के जो बाद वाले तत्व आते हैं, यूरेनियम भी एक हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है, तो इनके बाद जो आने वाले तत्व हैं उन्हें क्या कहा जाता है, थायोयूरेनियम तत्व कहा जाता है। तो देखो ये सब थे हमारे SPDF ब्लॉक के तत्व और उनके थोड़े बहुत नॉर्मल से गुणधर्म थे। देखो धातु एवं अधातु तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता, तो तुम्हें देख लिया कि मतलब धात्विक गुणधर्म क्या होते हैं, घटते जाते हैं, ऐसे जाओ तो क्या होंगे, घटते जाएंगे, और अधातु के गुणधर्म बढ़ते जाते हैं। और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है कि धातु के गुणधर्म इस साइड जाओ तो बढ़ते जाते हैं और अधात्विक गुणधर्म घटते जाते हैं। तो तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता क्या है, आवर्त सारणी में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं या बाएं से दाएं की तरफ जाए तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन पाया जाता है। ये तो हमें देखना है इस चैप्टर में। देखो यहाँ पे क्या है, भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति, तत्वों के भौतिक गुणों के आधार पर आवर्ती में परिवर्तन दिखाई देता है। भौतिक गुणधर्म मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, क्वंथनांक कितना हुआ, इसके आधार पर। देखो हमें मेन चीज़ यहाँ पे क्या देखनी है, आज इस वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। देखो यहाँ पे क्या देखना है, परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है, दाएं से बाएं जाओ, ऊपर से नीचे आओ, तो पीरियोडिक टेबल में पूरा हमारी आवर्त सारणी में क्या परिवर्तन आता है, तो उनमें हमें इन चीज़ों के माध्यम से हमें देखना होगा। पहला परमाणु त्रिज्या, आयनीय त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी,
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक एंथैल्पी। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हमें इन पांचों का देखना होगा कि इन चीज़ों के बदलने से हमारे पीरियोडिक टेबल या तो आवर्त सारणी में क्या परिवर्तन आता है। ओके, ये देखिए आगे भी है बट अभी आगे नहीं चलाऊंगी मैं, इतना इनफ है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो वॉच दिस वीडियो, like this channel and comment if you like and share it. Thank you for watching this video.